नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू पीटीज आईएएस एकेडमी। आज हमारे इस लेक्चर सीरीज में बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र इसे बहुत गहराई से पढ़ता है, तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में 15 मिनट में बुनियादी संरचना सिद्धांत या मौलिक ढांचा सिद्धांत हमारे संविधान का क्या है वो समझा देता हूं। जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया और जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसमें कुछ बहुत बेसिक अजम्पशंस थे। एक अजम्पशन ये था कि जो हमारे स्टेट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये एक बैलेंस बना के चलेंगे, एक इंडिपेंडेंस सबकी रहेगी और उस हिसाब से काम होगा। समय के साथ नई नई सिचुएशंस क्रिएट होती गई और जुडिशरी को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं संविधान के उन गुणधर्मों का एक परिभाषित किया जाना आवश्यक था जिसके साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सके। Over a period of a few years, in fact by 1980s, it was clear that the judiciary was absolutely clear in its mind that certain elements of the constitution had to be beyond the reach of any parliament ever made to amend, क्योंकि वो आत्मा है हमारे संविधान की। ये रातों रात नहीं हुआ, 30, 40, 50 सालों में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। और अगर आज आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में कौन से 10, 15, 20, 22 एलिमेंट आते हैं, तो नॉर्मली आपको जो उत्तर मिलेगा वो ये होगा। अब ये क्या है? बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी BSD, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती है जिसमें इनमें से किसी को भी बेसिक लेवल पर आप परिवर्तित ही कर डालो। यू कैन नॉट चेंज एनी ऑफ दीज। नाउ दैट इज अ वेरी बिग फैट रेड लाइन फॉर एनी गवर्नमेंट। प्यारे दोस्तों, तो ये क्या है? सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ऐसा संशोधन नहीं ला सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकेंडरी हो जाए और कोई दूसरा दस्तावेज उसके ऊपर लाके बिठा दिया जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आप पेटेंटली गलत काम, इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे होंगे। आप समझ रहे हैं? द रूल ऑफ लॉ, कानून का राज सर्वोच्च होगा। कानून के राज से बड़ा और अधिक ताकतवर कोई भी नहीं माना जाएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि संदीप सर, ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इसी सीरीज में मैंने रूल ऑफ लॉ भी समझाया है, एक बार उसको देखिएगा। मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, संदीप मानुधने के नाम से है, वहां भी समझाया है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, एस्पेशली इन सो फार एज जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, इसके ऊपर कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। शायद इसीलिए चीफ जस्टिस JS खेहर की बेंच ने 2015-16 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के पूरे कानून को ही रद्द कर डाला। द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल, हमारे संविधान की उद्देशिका में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, 9 सिद्धांत दिए हैं। कमेंट थ्रेड में समझा दीजिए पूरे 9। उनके साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो छेड़खानी या मिस्चिफ की बात हो रही है, ये कहां? किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कानून के जरिए, रेगुलर कानूनों की बात नहीं हो रही है यहां। जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका का यह अधिकार कि वो सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और लेजिस्लेचर के बनाए कानून संविधान के दायरे में हैं कि नहीं, इसको जज कर सकें, यह अधिकार है उनके पास। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल्स 32 और 226 आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। क्या होते हैं ये 5? बताइए हमें कमेंट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपके मूलभूत अधिकारों की संरक्षा हो रही है। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, freedom of the individual, unity of the nation, principle of equality, a sense of other fundamental rights in part 3, concept of social and economic justice, etc., etc., up to point 22. तो आज 2022, 23, 24, 25 में भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
कि ये वो 22 फीचर्स हैं मिनिमम जिनके साथ कोई भी पार्लियामेंट छेड़खानी नहीं कर सकती। आपको समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बेसिक आइडिया। प्यारे साथियों, संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी कॉलेजियम सिस्टम इवन। ये चीजें समय के साथ विकसित होती हैं क्योंकि देश काल परिस्थिति बदलती है। तो आप जब यहां पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी जुडिशरी ने इवॉल्व किया है। ये वो लिमिटेड पावर का सिद्धांत है कि जिसके तहत एक फाउंडेशन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को, संविधान के संशोधनों को, खासतौर पर जो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, जुडिशरी बिल्कुल एग्जामिन कर सकती है। वो लिमिटलेस पावर नहीं है। नहीं तो कल को हमारी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके पूरे के पूरे संविधान को ही बदल के रख सकती है। वो ताकत पार्लियामेंट को नहीं है। आप बदलिए, आपको जो बदलना है बदलिए, आप इनको नहीं बदल सकते। तो जैसा कहा गया है, बदले बदले से नजर आते हैं सरकार हमारे। प्यारे साथियों, ये करने से हुआ ये है कि हमारी जुडिशरी ने लक्ष्मण रेखाएं तय कर दी हैं सबके लिए। और अभी तक नॉर्मली किसी भी सरकार की, किसी भी संसद की यह हिम्मत हुई नहीं है कि ब्लेटेंटली इसको वायलेट करे। एटलीस्ट ऑफिशियल प्रोसेसेस तो नहीं हुई हैं। अनऑफिशियल प्रोसेसेस में बहुत कुछ इलीगल होता है देश में, बहुत कुछ संविधान से इतर भी हो रहा है, होता आया है, शायद होता भी रहेगा, लेकिन ऑफिशियली करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसका कारण है कि जुडिशरी उसका कॉग्निजेंस टेक्निकली ले लेगी और फिर बहुत बुरी मुसीबत खड़ी हो सकती है किसी के भी लिए। तो ये मूल रचना संरचना सिद्धांत जो है, अब इसका जो पूरा एवोल्यूशन हुआ है, जब आप हमारे साथ हमारा कोर्स अटेंड करेंगे, हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण केस लॉस पढ़ाएंगे कि किस प्रकार 1950, 60 और 70 का दशक भारत की जुडिशरी के लिए महत्वपूर्ण था। अलग अलग केसेस में कभी कभी जुडिशरी ने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आजादी दे दी सरकार को, पार्लियामेंट को, और कभी कभी वो आजादी उनसे ले ली। लेकिन फाइनली केशवानंद भारती मामले में जब 7-6 की मेजॉरिटी से डिसीजन आया तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे मोहर लग गई। और मोहर लगी तो ऐसी लगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 9th शेड्यूल ऐड करवाया था, नवी अनुसूची, जिसमें बहुत सारे कानूनों को छुपा के अलग रख दिया जाता था कि ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, आईआर कोल्हो मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9th शेड्यूल को भी पूरी तरह जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही ले लिया है। तो समय के साथ संविधान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहा है जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो गया हो। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं भारत के अपने किस्म के अद्भुत प्रोग्राम यूपीएससी पावर पैक कोर्स में, जो नॉलेज से भरपूर है। 150 लेक्चर का अद्भुत कॉम्बिनेशन है, जिसके साथ पावर और 10 और सीए बूस्टर प्रीमियम के हमारे शानदार प्रोग्राम बंडल्ड हैं और जो आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़िए, लिंक नीचे दी है, आज से ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते ही आपको एक पूरा पैसिफिक ओशन ऑफ नॉलेज पहले दिन मिलेगा। पूरा फायदा लीजिए। दिस इज विद इन द बजट ऑफ एवरी सिविल एस्पायरेंट ऑफ इंडिया, सर्विसेज एस्पायरेंट्स ऑफ इंडिया। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं पीटीज आईएएस एकेडमी में। तो प्यारे साथियों, ये जो अलग अलग केस लॉज आपके सामने हैं, इनको पूरा का पूरा, मतलब उसके अंदर आप ये बात देखें कि इमरजेंसी से संबंधित हो। 39th अमेंडमेंट जब आया तो उसके ठीक पहले जुडिशरी के निर्णय से भारत के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे जो उंगली उठी थी, जनता भौचक्का थी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट और सरकार पर शक कैसे कर सकता है। ये तो भले लोग हैं, लेकिन जब इंदिरा जी 39th अमेंडमेंट लाकर पूरी तरह से हम उन एप्रीहेंशन को ही सही कर बैठी, और वो पीरियड भारत की डेमोक्रेसी का बड़ा डार्क पीरियड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जस्टिसेस ने न्याय की मशाल जिंदा जलाए रखी, जिसमें जस्टिस एचआर खन्ना का नाम हमने अभी आपको दिखाया भी था। तो 9th शेड्यूल भी आज जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट की नज़र से परे अब कुछ भी नहीं है। जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण लैंडमार्क मामले हैं जिनसे भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन परिभाषित हुआ है।
सबसे पहले जो मामला पढ़ाया जाता है वो होता है सज्जन सिंह मामला 1965। इसके पहले के भी 2-3 मामले हैं जिसमें वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त ये सोचना था, समय के साथ सुप्रीम कोर्ट अपनी सोच बदलता है। जुडिशरी में एक सिद्धांत होता है स्टेरी डिसाइसिस। स्टेरी डिसाइसिस का मतलब होता है दैट अ जज will try to honor the judgments given by the earlier predecessors unless the material facts of the case have changed so substantially that the present judge would want to change the tradition। लेकिन नॉर्मली वैसा होता नहीं है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ में जहां तक फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल है, बहुत पिंग पोंग का गेम हुआ है और फाइनली एस्टेब्लिश्ड पोजीशन 1980s में निकल कर आई। तो सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। आप समझ रहे हैं? तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सरकार के लिए, पार्लियामेंट के लिए ये तो एक बड़ा अच्छा मधुर सपना है कि हम फंडामेंटल राइट को ही उड़ा दें, बदल के रख दें। वो तो बहुत खुश होंगे ऐसा करने में। वाई? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3 का चैप्टर है, इट इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की सरकारों की ताकतों पर, या ये कहें निरंकुशता पर, मौलिक अधिकारों का भाग 3 चैप्टर जो है बहुत बड़ा अंकुश लगाता है। सरकारों को अंकुश कहां पसंद होते हैं? क्योंकि सरकार वो जो सरकाती रहे। तो ये है भैया सबसे पहला केस लॉ। उसके बाद कुछ सालों के बाद जब गोलकनाथ मामला आया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो उसमें बहुत क्लियरली ये शब्दों का खेल हो गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो क्या उस अमेंडमेंट को कानून माना जाएगा या नहीं। आप समझे? अमेंडमेंट और लॉ, ये दो शब्दों के सिमेंटिक्स के बीच सारी संसद उलझी पड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये व्यवस्था दे दी कि भैया अनुच्छेद 13 के तहत अमेंडमेंट अगर आपने किया है अनुच्छेद 368 में, उसको लॉ माना जाएगा। और आप ऐसा लॉ तो बना ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट्स को ही सरकमस्क्राइब कर डाले। तो दैट इज नॉट अलाउड एंड हेंस ये कहीं ना कहीं दिस वॉज अ ब्लो दैट द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इन फेवर ऑफ द सिटीजन्स। फिर आगे आते हैं 24वां संशोधन जो इंदिरा गांधी जी ने किया। उन्होंने बहुत क्लियरली इस डिसीजन को ही पलट दिया एक क्लॉज ऐड करके। तो ये पार्लियामेंट की ताकत है। जिस प्रकार प्रणब मुखर्जी साहब ने 2012 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्सेशन का कानून लाया था, पूर्वव्यापी भूतलक्षी प्रभाव से, जिसमें वोडाफोन और कैन जैसी सारी कंपनियां फंस गईं, और तब मोदी जी ने चुनाव में बोला था कि ये टैक्स टेररिज्म है और इसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत सारे कारणों से वो भी समाप्त नहीं कर पाए। सरकार लड़ती रही और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में सब तरफ हार गई। फाइनली 2021 में बत्ती जली और वो कानून को समाप्त कर दिया, सारे केसेस खत्म कर दिए, क्योंकि हारते ही जा रहे थे और भारत के एसेट्स दुनिया भर में सीज होने लग गए थे या हो जाते। तो ये उससे जुड़ा हुआ मामला। तो सरकार हमेशा कानून लाकर पुराने डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर सकती है। ये ताकत है सरकार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग लॉ के आधार पर जजमेंट देता है। लॉ बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो यह इंदिरा जी ने वो बदल दिया। फिर अगला मामला जब आया केशवानंद भारती का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हां, वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट है एंड द पार्लियामेंट कुड अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में यह बोला गया कि भाई आप जो चाहे करें, लेकिन आप मूलभूत संरचना को टच नहीं कर सकते। अब वो जुडिशरी के डिस्क्रिशन पर आ गया। तो एग्जीक्यूटिव को मैसेज एकदम क्लियर चला गया कि आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होगा ही। बात आगे बढ़ती गई। 42nd अमेंडमेंट 1976 भी आया, मिनर्वा मिल्स मामला भी आया, और फाइनली 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे हिस्से खारिज हो गए। तब जनता पार्टी की सरकार आई थी। ये बड़ी टॉपसी टर्वी टर्बुलेंट जर्नी जो हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच के बैलेंस की चलती चली आ रही है, उसका पटाक्षेप फाइनली जाकर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में हुआ है। आज क्या है? टुडे दिस इज अ सेक्रेड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑल गवर्नमेंट्स नो इट, ऑल पार्लियामेंट्स नो इट, और इससे कोई नॉर्मली पंगा लेता नहीं है, क्योंकि जस्ट वन अपराइट जज इज ऑल इट टेक्स। मजा आया? आपको समझ में आया? वैसे ये टॉपिक है बहुत बड़ा। मैंने 15 मिनट में इसके साथ जस्टिस करने की कोशिश की। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ें, हमें बताएं आप अगले टॉपिक में क्या पढ़ना चाहेंगे। और आज
इस 15 मिनट के लेक्चर में आपको सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी? साथ ही साथ आप पॉज करके पूरा कंटेंट पढ़ भी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे प्यारे कोर्स पावर पैक में आज के आज एनरोल करें। इसके संबंध में कोई भी आपका प्रश्न हो, हमारी टीम से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बट दिस विल बी द बेस्ट वैल्यू फॉर योर टाइम, एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ जुड़िए। 7-7 महीने की साइकिल में कोर्स चलता चला जा रहा है, आप किसी भी दिन ज्वाइन कर सकते हैं, यही इसकी ब्यूटी है। विश यू ऑल द बेस्ट। कल आपसे फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।